This is our ninth lecture of electricity and magnetism too. And in last lecture we had discussed about the torque on a current carrying loop in a uniform magnetic field. और उसमें जो चीजें हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है और उस लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसके साथ एक मिलता जुलता टॉपिक है द हॉल इफेक्ट, के हॉल वोल्टेज हम इसमें फाइंड करेंगे, कैरियर डेंसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसके साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम कुछ कैलकुलेशन देखेंगे और हॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, ये हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक करंट लूप है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस लूप में से करंट पास हो रहा है। करंट लूप का मतलब एक कंडक्टिंग वायर है जिसका एक रेक्टेंगुलर लूप बना हुआ है, कंप्लीट सर्किट बना हुआ है ताकि उसमें से करंट फ्लो करे, ठीक है। तो ये फिगर से मैं बल्कि आपको समझाता हूँ। ये लास्ट टाइम मैंने ये फिगर आप बोर्ड के ऊपर भी बनाई थी और आपको ये बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड राइट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है राइट की तरफ है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है जिसमें से करंट पास हो रहा है और करंट की जो डायरेक्शन है इसमें देखें एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज आपको दिखाई हुई है। और इस रेक्टेंगुलर लूप की जो साइड्स हैं उनको नाम दे दी है 1, 2, 3 and 4, राइट। और ये जो लूप है इसकी जो चौड़ाई है उसे B से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसकी जो लंबाई है इसको A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगी मतलब इस हर एक साइड के ऊपर, हर एक इस रेक्टेंगल के हर एक साइड में से चूंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और जो साइड 1 है और साइड 3 है ये चूंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उसके पैरेलल में है, तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मतलब L क्रॉस B will be equal to 0 because angle is 0 और 180 डिग्री। हाँ, जो दूसरी साइड्स है जो कि परपेंडिकुलर है अप्लाइड फील्ड के, उनके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी क्योंकि साइन 90 डिग्री जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होगा और इसको क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये खत्म होके हमने ये रिलेशन लास्ट टाइम देख लिया था। दिस इज आई मीन कि जो फोर्स साइड 2 के ऊपर लगेगी और जो फोर्स साइड 4 के ऊपर लगेगी उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी, इसलिए F2 इज इक्वल टू F4 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू IAB। ए जो है इस रेक्टेंगल की लेंथ है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है और आई करंट है जो इसमें से फ्लो कर रहा है, राइट। अगर हम इसका अपर व्यू लें, ऊपर वाली साइड से देखें इस रेक्टेंगल को, तो ये एक शीट की तरह या एक सलाख की तरह, एक रॉड की तरह नजर आएगी और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दोनों साइड्स के ऊपर, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब अगर एक साइड आपकी तरफ आ रही है, मतलब F2 जो है आपकी तरफ आ रही है, तो F4 जो है ये दूसरी तरफ मूव कर रही होगी। उस केस में जब हम इसे सस्पेंड करें फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर, ठीक हो गया, तो ये रोटेट करेगी। अब जो चीज रोटेट करती है हम कहते हैं कि उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, जहां पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो साइड थी वो आपस में परपेंडिकुलर थी उस रेक्टेंगल में, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई,
इसका मतलब है मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो यहाँ से ओरिजिन से या ओ पॉइंट से पाइवोट से जो एंड तक का डिस्टेंस है इस ये b/2 के बराबर होगा। टोटल साइड क्योंकि b के बराबर थी, तो मैक्सिमम जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय b/2। टॉर्क जो है ये बराबर होता है किसके, R क्रॉस F। R क्या चीज होती है, वहां पे मोमेंट आर्म होता है। तो मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए F2 मल्टीप्लाइड बाय b/2 प्लस जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है F4 की वजह से, वो दोनों को जमा कर दिया। जमा करने के बाद ये IAB मल्टीप्लाइड बाय B, कैपिटल B मींस दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, तो चले, मैंने क्वेश्चन देखा, एक बच्चा पूछ रहा है कि टॉर्क वाला नहीं किया था, चले अभी देख लें। अभी ये वही टॉपिक है, मैं दोबारा इसको अच्छी तरीके से ही एक्सप्लेन करूंगा। और जो टॉर्क मैक्सिमम जो टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू IAB के बराबर आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। अब यहाँ पे जो कैपिटल A है दिस इज इक्वल टू AB, स्मॉल a और स्मॉल b जो लिखा हुआ है, स्मॉल a और स्मॉल b, दिस इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये किसके बराबर फिर आ जाएगा, ये एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क जब मैग्नेटिक फील्ड और जो साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। और इस तरह अगर हम इस रेक्टेंगुलर को पाइवोट करें, सस्पेंड करें फ्रॉम द सेंटर, तो इट विल रोटेट विद मैक्सिमम स्पीड, आई मीन कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैक्सिमम की बात हम कर रहे थे कि मैक्सिमम जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर मैक्सिमम टॉर्क किस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो प्लेन है और साइड का वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे जो साइड 2 है ये और साइड 4 जो है ये आपस में परपेंडिकुलर, आपस में नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स लग रही है और इनकी वजह से फिर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर ये जो दोनों चीजें जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, वो मतलब प्लेन और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम एंगल कौन सा देखेंगे, हम देखेंगे कि उस प्लेन का जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू डैश प्लेन। और वो आप देखें, अगर हम इस प्लेन की बात कर रहे थे, मतलब इस प्लेन का व्यू अगर हम उस रेक्टेंगल का ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा और एरिया और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक एंगल बनाएंगे जिसे थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर अगर ना हो, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा हम वो देखेंगे। जब ये कोई भी एंगल बना रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ऐसे मैंने b/2 से रिप्रेजेंट किया था। तो b/2 जो है एक वेक्टर समझे, इसे मोमेंट आर्म समझे। अब इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला होगा, क्योंकि एंगल हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये इसे फिर बेस कहेंगे, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होगा मींस इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन होगी ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस, ऑन वर्टिकल एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू b/2 sin of थीटा, ठीक है। और इसी तरह ये जो इसकी होगी हॉरिजॉन्टल साइड, दिस विल बी कैंसल्ड if we divide this vector, means I mean right side into its components, then its horizontal component will be cancelled out with this force। और ये जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, ये और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इसके ऐड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लेक्चर नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, और ये आप इसे देख भी सकेंगे और आप इसे समझ भी सकेंगे। जब आपको पढ़ेंगे मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और कोई बच्चा एक मुझे ग्रुप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज कर दे कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ताकि मैं उस ईमेल पे सेंड कर दूं, और बाकी फिर आप शेयर कर लें एक दूसरे के साथ। ठीक है, CR और GR सिर्फ मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अच्छा, जहां पे हम बात कर रहे थे, जो टोटल जो फोर्स होगी ड्यू टू जो मैग्नेटिक फोर्स F2 दैट विल बी इक्वल टू F4, और ये IAB के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब दोनों मतलब एरिया या कह लें कि वो साइड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वो जो साइड है, जिस साइड से करंट पास हो रहा है, वो दोनों साइड कोई एंगल थीटा बना रही है, देन टार्क विल नॉट बी मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, तो टार्क किसके बराबर होगा? F2 मल्टीप्लाइड बाय B/2 साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, प्लस F4 B/2 साइन ऑफ थीटा, और इन दोनों का हम जमा कर लेंगे। F2 और F4 किसके बराबर है? IAB के बराबर, अभी मैंने आपको बताया। और B/2 साइन ऑफ थीटा इस टर्म में भी आ जाएगा, इस टर्म में भी आ जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो ये B साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, B साइन ऑफ थीटा। ये जो A स्मॉल a, दिस इज द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल, और जो B है, दिस इज द विड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल। इट मींस लेंथ इनटू विड्थ विल गिव अस द एरिया। ठीक है, ये IAB साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, राइट। और ये बातें फिर आगे मैंने नोट भी कर दी हैं, जो अभी आपको बताई हैं। और आगे हम चलते हैं इसके कि ये तो हमारे पास टार्क की मैग्नीट्यूड आ गई, IAB साइन ऑफ थीटा के बराबर, और साइन थीटा वेरी करेगा, तो जारी बात है टार्क की वैल्यू चेंज होगी। और टार्क की वैल्यू क्यों चेंज होगी? क्योंकि फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है वो चेंज हो रही होगी। ठीक है बेटा, ये फिगर से फिर दोबारा वही फिगर मैंने प्लॉट की या ड्रॉ की है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये एंगल जब चेंज होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ये भी बात आपने चेंज में रखनी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये आपने मैट्रिक में वो पढ़े हुए हैं, कैसे कहते हैं, हम उर्दू में उसे मसला कहते थे, मसले ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं, उनके साथ जो वर्टिकल या नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट में ये भी अपोजिट साइड के ऊपर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो भी आपस में बराबर होंगे, राइट। चले, तो हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया, टार्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज I मल्टीप्लाइड बाय A क्रॉस B। A क्या चीज है? एरिया है, और B क्या चीज है? ये मैंने इसी रिलेशन से लिखा, IAB साइन ऑफ थीटा से। AB साइन ऑफ थीटा मींस A is the magnitude of area, B is the magnitude of applied magnetic field, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास टार्क के लिए रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, इफ यू वांट टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या हम करेंगे? हम राइट हैंड रूल से ही इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आप अपने, बल्कि मैं फिगर से बताता हूँ। इस फिगर में देखें, ये है करंट के मूव करने की डायरेक्शन। आप क्या करें? कर्व योर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो स्ट्रेच्ड थंब होगा, दिस विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ए। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा कि जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन वेक्टर एरिया वेक्टर ए की होगी, वही डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये मैं अगली फिगर में आपको अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ। The product IA is defined to be the magnetic dipole moment, और इसे सिंपली हम सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट भी कह लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज का? Magnetic moment of the loop that carries current, and as it is placed in the magnetic field, so we call it magnetic dipole moment. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं IA के बराबर।
तो इसकी जो ऐसे यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो रेक्टेंगल कंसीडर की हुई थी दैट इज अ सिंगल वायर, ठीक है। अगर हम कॉइल की बात करें, एक जो कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होती है, मतलब एक से ज्यादा टर्न्स होती हैं। जब एक से ज्यादा टर्न्स होंगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल जो है वो आ जाएगा इक्वल टू एन आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप, ठीक है। यहाँ पे जो करंट लूप है हम उसे एन नंबर ऑफ टर्म्स से मिलकर वो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए एन से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो टॉर्क फिर किसके बराबर होगा? मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा अपने पहली इक्वेशन में जो लास्ट हमने पढ़ी है दैट, तो हमारे पास टॉर्क की जो वैल्यू म्यू क्रॉस बी के बराबर आ जाएगी। ये पिछली इक्वेशन देखें जहां पे अगर आप वैल्यू रिप्लेस करते हैं आई ए की जगह पे आई इंटू ए, दिस इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या चीज है? मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस रिजल्ट इज एनालोगस टू द इक्वेशन फॉर द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह किया जब हमने बल्कि आपने जो पिछले कोर्स में जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 में, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। वहां पे जो टॉर्क का रिलेशन था दैट वाज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 27.4 है, 27th चैप्टर में आप दोबारा से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम देखें ये सिमिलर है, एक जैसी लगती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट वाज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखें इक्वेशन किस चीज की, पोटेंशियल एनर्जी की, किस चीज की पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो इसके बराबर होगी। ये जो माइनस का निशान है, म्यू डॉट बी will be maximum if mu is directed in the direction of magnetic field, ठीक है। साथ माइनस का जो निशान है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कब, जब म्यू और बी एक ही लाइन में होंगे, और इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू कब होगी, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब ये प्लस म्यू बी के बराबर होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ये था आपका टॉपिक। सेकंड जो है वो हम हॉल इफेक्ट के बारे में देखेंगे। हॉल इफेक्ट क्या चीज है, हम क्या मेजर करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर we had discussed that if a current is passing through a wire, through a conductor, ठीक है, and a magnetic field is established in the surrounding of that wire, in the surrounding of that conductor, राइट। तो इसके ऑपोजिट में हाल जो एडविन हाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये कहा कि जब करंट पास करता है एक कंडक्टर में से और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होता है वहां पे उस कंडक्टर के एजिस के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये थी मेजरमेंट एडविन हॉल की। तो इसको हम हॉल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना जो है सबसे पहले एडविन हॉल ने ये नोट किया था, ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसे हॉल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट।
तो इसकी जो अरेंजमेंट है इस एक्सपेरिमेंट की वो इस फिगर में बताई हुई है। मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की मोशन को कंसीडर करूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इफेक्ट है क्या चीज, और ये कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, या कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है अक्रॉस दिस कंडक्टर। आप ये जो स्लैब है इसको आप एक कंडक्टर कंसीडर करें, और ये समझें कि ये इसकी जो लंबाई है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, इसकी जो चौड़ाई है वो अलोंग जेड एक्सिस है, और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ये ग्रीन लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इस वेक्टर की बात करें, रेड वेक्टर की, दिस रिप्रेजेंट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, ये हमें बातों का पता है। अब क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहे हैं, और जब चार्ज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है, और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी इस मूविंग चार्ज के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स की और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करने हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखें राइट हैंड रूल से अगर मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करूं, हम क्या करते हैं, हम अपने फिंगर्स को सीधा कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब है दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट में हमने इस तरह अपने हाथ को फैला लिया, और तो जो पाम है, जो हथेली है आपके हाथ की, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स लगेगी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, याद रखिए मैं नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव। तो क्या होगा इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा एट द टॉप सरफेस। ठीक है, टॉप सरफेस किस चीज की, इस कंडक्टर की टॉप सरफेस, इस टॉप सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो जाएगा। तो इसके बरअक्स क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर अकोमोलेट होंगे, नेगेटिव चार्ज ये नीचे निचली साइड पे बॉटम फेस के ऊपर अकोमोलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया, नेगेटिव चार्ज नीचे चले गए, इनकी वजह से एक इस कंडक्टर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी भला, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो गए, नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे वाली सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो गए। तो क्या होगा, इस जो अकोमोलेट हो गए चार्जेस अपर सरफेस पे, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस नीचे वाली सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी पैदा होगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी, और जिस तरह जो ज्यादा चार्जेस अकोमोलेट होते जाएंगे एट द सरफेस तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। नतीजे के तौर पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होगी, वो स्ट्रांग होती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कहेंगे उस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा अपर और बॉटम सरफेस के बीच में, हम उस पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हॉल ने क्या किया था, एडमंड हॉल ने ये पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर किया था,
और इसलिए इसको हॉल इफेक्ट या हॉल वोल्टेज भी कहते हैं। हम हॉल वोल्टेज मेजर करने जा रहे हैं। याद रखें कि हमने इसकी चौड़ाई को d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी थिकनेस को t से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हम हॉल वोल्टेज मेजर करने जा रहे हैं अक्रॉस a और c पॉइंट। ठीक है, तो अगले सफे पे देखते हैं। बेटा ये टाइम जो है खत्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा क्विक आपको ये बताऊंगा। मैंने क्योंकि नेगेटिव की अभी बात नहीं की, मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। हम राइट साइड देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं और जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसे डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये ऊपर सरफेस के ऊपर अकोमोलेट हो जाएंगे, ये नीचे सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज तो जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू बी क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ अकोमोलेट हो जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई एच। एच हॉल की वजह से, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्योंकि ये हॉल ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था फर्स्ट सबसे पहले, इसलिए हम हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा, मतलब मजीद पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जा रहा है, मजीद नेगेटिव चार्ज नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो गई है, तो वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उस वक्त हम मेजर कर लेंगे, क्या वोल्टेज मेजर कर लेंगे एमीटर से। दैट विल बी कॉल्ड एज हॉल वोल्टेज, डेल्टा वी। ठीक है, पोटेंशियल, हॉल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव राइट की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। हाँ, किस केस में? जब करंट मूव करेगा, करंट राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो करंट राइट की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके बराबर क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, और उल्टी डायरेक्शन में जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उनके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करेगा, राइट? एक्ट करेगा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगी। उस मैग्नेटिक फोर्स के आप अगर राइट हैंड रूट से डायरेक्शन फाइंड करें मैग्नेटिक फोर्स की, और नेगेटिव चार्ज दैट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो वो अपवर्ड होगी। तो अपवर्ड अगर चार्ज, नेगेटिव चार्जेस अपवर्ड जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब नीचे वाली सतह पे आ जाएंगे। तो फिर वही एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। उस इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तो मजीद अकोमोलेशन रुक जाएगी, और उस वक्त जो वोल्टेज होगी, हॉल वोल्टेज, वी कैन मेजर एट अक्रॉस ए और ए एंड सी पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वही बातें मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं। और उसके बाद आगे है कि हम इसके लिए कोई रिलेशन भी बनाते हैं, हॉल वोल्टेज किसके बराबर है। हमने इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। दोनों इक्विलिब्रियम के वक्त क्या था कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बराबर थे, तो उनको मैंने कंपेयर कर लिया, क्यू से कैंसिल हो गया, यहाँ से मैंने ई एच की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया था, इफ डी इज द विड्थ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की जो विड्थ थी दैट इज डी। विड्थ का मतलब कि अपर और लोअर साइड के बीच में फासला कितना था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फासला कितना था। तो अगर हमें फासले का पता हो, उसको उस डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आपने पहले पिछले कोर्स में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मान के कोर्स में ये आपने बातें डिस्कस की हुई। तो जो हॉल वोल्टेज है वो बराबर आ जाएगा वी डी इंटू बी डी। अगर मैं इस ये जो ई एच की वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस करूं तो ये वी डी इंटू बी डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और therefore the measured hall voltage gives a value for the drift speed। यहाँ से हम drift speed भी फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें डी का पता हो और मैग्नेटिक फील्ड का पता हो। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ये इक्वेशन नंबर 27.4 है जो आपने पिछले कोर्स में पढ़ी है, वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो ए है, डेफिनेटली दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर।
मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूं अगर इक्वेशन 1 में पिछली इक्वेशन में, तो डेल्टा वी एच जो है ये आई बी डी ओवर एन क्यू ए के बराबर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मैंने पिछली इक्वेशन में पुट की। तो जो एरिया है, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। अगर मैं इसकी मोटाई की भी बात करूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, तो मैं कहूंगा मोटाई इंटू चौड़ाई। हाँ, तो इसकी थिकनेस जो है वो टी के बराबर है, इसकी जो चौड़ाई है डी के बराबर है। दिस विल गिव अस द एरिया। ठीक है, तो हमारे पास तो इस तरह ए को मैं टी डी से रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, और फाइनली मेरे पास आर एच जो है जिसे हॉल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये रेजिस्टेंस दे रहा होता है। तो हॉल रेजिस्टेंस जो है वो हॉल रेजिस्टेंस या हॉल कोएफिशिएंट दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आप ये फाइंड किया हुआ है हॉल कोएफिशिएंट, और ये बताया हुआ है कि चार्ज कंसंट्रेशन भी हम एन जो है चार्ज कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन या चार्ज कैरियर डेंसिटी हम फाइंड कर, ये एन की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाएगी। और अगर हमें क्यू का पता हो, ए का पता हो, आई का पता हो और उसकी वेलोसिटी का पता हो, हम चार्ज कैरियर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में ये लिखा हुआ है, तो ये बात आप पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। एक बात असाइनमेंट है, आपने यहाँ तक इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं, पहले आपने असाइनमेंट नंबर 1 जमा करवाई है। नाउ यू विल गिव मी असाइनमेंट नंबर 2। अपने असाइनमेंट के ऊपर क्लियरली लिखना है कि असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये असाइनमेंट नंबर 1 इतने बच्चों की आ गई, असाइनमेंट नंबर 2 इतने बच्चों की आ गई। ठीक है, तो इस तरह मुझे उनको अलग-अलग रखने में आसानी रहेगी। ठीक है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछें। बेटा कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। प्लीज क्विक, क्योंकि ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। हमारे पास तकरीबन 3 मिनट हैं। कोई क्विक क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी इन द फिजिकल क्लास एज वेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।